dear students, मैं हूँ मीनाक्षी from VM Academy Nasik classes. So students, we are going to start today the chapter number 1, rotational dynamics, and lecture number 2 as per new syllabus. होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं, हर एक लेक्चर क्लियर हो रहा है. अगर कोई लेक्चर क्लियर ना हो तो आप कमेंट करो. कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, आई विल रिपीट इट अगेन. और साइमल्टेनियसली मैं नोट्स भी डाल रही हूँ. हर एक वीडियो के एंड में मैंने नोट्स डाले हैं, तो वो नोट्स भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट करो. और जो कुछ भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं उसको अंडरस्टैंड करो, न कि रटो. ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, फिज़िक्स रटने की चीज़ नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो और न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द लेक्चर डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम. So my dear students, today's topic is kinematics of circular motion. एक्चुअली ये जो टॉपिक उन्होंने दिया है थोड़ा ओवरलुक किया है उसको, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में लेने वाली हूँ, थोड़ा डेप्थ में लेने वाली हूँ. बेसिक से लेके डेप्थ तक इसको कवर करने वाली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. लेकिन उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन. कल जो हमने स्टडी किया लेक्चर नंबर 1 में, सबसे पहले हमने स्टडी किया पार्टिकल क्या होता है. एक सिंगल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल. और जब ये सिंगल पॉइंट बहुत सारे सिंगल पॉइंट कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. मतलब कोई बॉडी, जिसको हम बॉडी भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं. उससे रिलेटेड हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी किए थे. जो पार्टिकल से रिलेटेड मोशंस होती है उनको हम कहते हैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. और जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड मोशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन. तो इनके बारे में मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही ये वीडियो देखो. उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन बस मैंने बताई थी, लेकिन रोटेशनल मोशन को हमें डिटेल में स्टडी करना है. लेकिन उसके पहले हमें स्टडी करना है सर्कुलर मोशन को एज पर न्यू सिलेबस. तो सर्कुलर मोशन है क्या, वो मैंने बताया था. जब पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल मूव होता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. और उसी के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए थे, और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें. और उसके बाद हमने देखी थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी किया था. इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन. एंड इट इज़ अ पीरियोडिक ऑल्सो, बिकॉज अगेन एंड अगेन इट मूव्स ऑन द सेम पाथ, दैट मीन्स इट इज़ पीरियोडिक ऑल्सो. तो ये सभी टॉपिक्स मैंने कल के लेक्चर में कवर किए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में. तो आप वो वीडियो देखो पहले, उसके बाद ही ये वीडियो देखो. तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको एक राइट हैंड थंब रूल बताती हूँ, जो कि हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी मेजर, उनकी डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल. देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक फिंगर, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये राइट हैंड है. और राइट हैंड के जो फिंगर्स है ऐसे कर्व किए हैं. तो कर्ल कहाँ पे किए हैं, देखो यहाँ पे. पहले ये सर्कल समझ लो. ये सर्कल में देखो ये जो है, ये एरो क्या दिखा रहा है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल. इन दिस डायरेक्शन पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली. तो ये डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है. तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है उस डायरेक्शन को हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा उस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल किए हैं, यहाँ पे देखो. और थंब स्ट्रेच किया है. तो कर्ल फिंगर हमें दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, और थंब दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डी थीटा यानी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो हमें कर्ल फिंगर दिखाते, अगर डायरेक्शन ये है पार्टिकल की तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा. अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो थंब नीचे की डायरेक्शन में आएगा. इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल में क्या कहा है
A curl finger shows the direction of the particle and stretch thumb shows the direction of angular displacement and angular velocity. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल। तो पहले हम राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद आगे के सर्कुलर मोशन के टॉपिक्स देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे दो लूप्स दिखाए हैं, एक में डिरेक्शन इस साइड में है, मतलब पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, और इसमें पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है। तो चलो सब लोग राइट हैंड का यूज़ करके मुझे बताओ कि इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिरेक्शन कहाँ पे आएगा। देखो कर्ल फिंगर्स मतलब हम ऐसे रोटेट करेंगे ये कर्ल फिंगर्स, और ये जो डिरेक्शन है मतलब ऊपर की डिरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर की डिरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, और इसमें एक्सियल डिरेक्शन अलोंग द एक्सिस। और इसमें देखो उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कर्ल फिंगर्स ऐसे रोटेट करोगे आप लोग, और नीचे की डिरेक्शन में थंब है, इसका मतलब नीचे की डिरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे ऊपर की डिरेक्शन में क्योंकि कर्ल फिंगर्स ऐसे तो थंब ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कर्ल फिंगर्स ऐसे तो थंब नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग डिरेक्शन बताते हैं। तो ये किसकी डिरेक्शन है, दिस इज़ द डिरेक्शन ऑफ थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो ओमेगा। दिस इज ऑल्सो द डिरेक्शन ऑफ थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप हमेशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्शन नहीं दी रहेगी और डायरेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखो राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड along the sense of rotation with the thumb outstretched, it gives the direction of omega bar and theta bar. Omega bar मतलब angular velocity, theta bar मतलब angular displacement. So this is the statement of right hand thumb rule. और इसका नोटेशन कैसे होता है, देखो, अगर पार्टिकल का ओमेगा बार मतलब एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, ऐसे, मतलब जैसे कि ऐसे एरो ऊपर आ रहा है, एरो अगर ऊपर आते हुए हमें दिखेगा, ऐसे ऊपर आते हुए दिखेगा तो हमें सिर्फ डॉट दिखता है, तो इसलिए हम लोग इसको डॉट से डिनोट करते हैं। और जब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में होता है तो हम इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे डॉट है वहाँ पे समझ लो कि ये एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे समझ लो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है। तो ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं डॉट एंड क्रॉस से। अपवर्ड, फॉर अपवर्ड देयर इज़ अ डॉट एंड फॉर डाउनवर्ड देयर इज़ अ क्रॉस, ये उसका नोटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा डायग्राम दिया है और कुछ भी नहीं दिया है तो आप समझ जाओ, यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब ऐसे ऊपर डायरेक्शन हम लोग इसको पेज पे दिखाएंगे। और अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मतलब फिंगर स्ट्रेच आउटस्ट्रेच थंब यहाँ पे है, इसका मतलब कर्ल फिंगर्स मतलब पार्टिकल कहाँ से रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ डॉट है तो समझ लो ये स्ट्रेच फिंगर मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, और ये कर्ल फिंगर्स मतलब पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे हम लोग उसको, वैसे ही हम लोग इसमें बता सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो हम बोलेंगे कि नीचे की डायरेक्शन में है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब यहाँ नीचे की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी अगर नीचे की डायरेक्शन में है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगे, फिंगर्स ऐसे कर्ल हुए मतलब आपके पार्टिकल का रोटेशन इस डायरेक्शन में है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल समझ लो। अभी हम देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली आपके बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बस फॉर्मूला दिया है, बट मैं उसको थोड़ा डेप्थ में लेने वाली हूँ। तो कंसिडर करते हैं पार्टिकल यहाँ से रोटेट हो रहा है, ऐसे पार्टिकल का ये रोटेशन है। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ये लाइन हम लोग खींचते हैं यहाँ पे, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। आगे जाके बस वर्ड यूज़ करने वाली हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड। तो ये हो गया रेडियस वेक्टर। तो अभी देखो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था,
यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। पार्टिकल ए से लेके बी तक गया। सपोज पार्टिकल का नाम है पी नाम का पार्टिकल ए से लेके बी तक गया। जब ये पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो उसने इतना कर्व कवर किया, इतना पाथ कवर किया, और ये रेडियस वेक्टर अब यहाँ पे नहीं रुकेगा। ये रेडियस वेक्टर भी इस पार्टिकल के साथ, क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है इस पार्टिकल की, तो ये पोजीशन वेक्टर भी हम इसको कहते हैं, रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है, जो पार्टिकल वेक्टर रेडियस वेक्टर है, वो पार्टिकल के साथ साथ यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब ये आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इस रेडियस वेक्टर ने कुछ एंगल ट्रेस्ड किया है। इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। अब ये जो एंगल है इसको मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज ये ऐसे जा रहा है, मतलब इसको डायरेक्शन भी है। सो दिस पार्टिकल इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जो थीटा है यहाँ पे, इस थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस थीटा इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये थीटा का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं हम लोग, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एक्चुअली ये हमने मैथ्स में स्टडी किया है, एंगल कैसे निकालना है। इसके आगे जो है, इस यहाँ पे ये क्या है, आर्क है। इस आर्क की लेंथ डिवाइड बाय रेडियस अगर हम करें तो हमें मिलता है एंगल। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये उसका फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, ये लेंथ जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एस से डिनोट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज एस डिवाइड बाय रेडियस हम डिनोट करते हैं आर से। मतलब हमें थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा का फॉर्मूला हमें मिलेगा एस डिवाइड बाय आर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको बार देना ज़रूरी है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या आएगी, देखो, एंगल ट्रेस्ड बाय अ रेडियस वेक्टर, एंगल ट्रेस्ड बाय अ रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम एट द सेंटर, ये क्या है इसका सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो फॉर्मूला आएगा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। सो थीटा बार इज इक्वल टू एस बार डिवाइड बाय, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय रेडियस। तो ये इसका फॉर्मूला है। और इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, बोलो, एसआई यूनिट, यहाँ पे हम लोग थीटा के लिए एसआई में रेडियन, डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री भी आता है, लेकिन एसआई में वो यूनिट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियन। रिमेंबर ऑलवेज दिस, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। और इसी से हमें डायमेंशन क्या मिलेगा, देखो, डायमेंशन जो है, एक्चुअली ये एंगल है, तो एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब इसका डायमेंशन आएगा m0 l0 t0। इसको डायमेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है और नीचे रेडियस है। डिस्प्लेसमेंट और रेडियस दोनों का डायमेंशन l आएगा, तो l 0 कैंसिल हो जाएगा, मास तो है ही नहीं और टाइम भी नहीं है। इसका मतलब इसका डायमेंशन m0 l0 t0 ऐसे हमें मिलेगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें कैसे निकालनी है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी मैंने नोट्स में डाले हैं ऑलरेडी, आप लोग उसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। नोट्स मेंटेन रखो साथ में, या फिर यहाँ से भी आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो बताया, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला ये है, डेफिनेशन है एंगल ट्रेस्ड बाय अ रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। लास्ट में मैं नोट्स देने वाली हूँ, इट्स कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और एसआई यूनिट है रेडियन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है m0 l0 t0। और यहाँ पे ये एक्सियल वेक्टर है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, इसलिए हम लोग इसको एक्सियल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी स्टडी की है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, राइट। ये फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, सिर्फ v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा। ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल है उसका।
और यहाँ पे आएगा डी थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो किससे डिनोट करते हैं हम लोग? थीटा से। तो डी थीटा बाई डी टी, ये इसका फॉर्मूला आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, दो टाइप की एंगुलर वेलोसिटी होती है। एक होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको कौन सी पूछेंगे, न्यूमेरिकल लूँगी तब मैं आपको बताऊंगी, बट याद रखो दो वेलोसिटीज़ होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस यहाँ पे आया, तो ये टोटल वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? उसका एवरेज लेके। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे हम लोग निकालते हैं। फाइनल टाइम हम एफ से डिनोट करेंगे और इनिशियल टाइम हम आई से डिनोट, टी आई से डिनोट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? जो उसकी लास्ट वेलोसिटी होगी वो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइड बाय जो उसका फाइनल टाइम है, जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो इनिशियल टाइम रहेगा और जो एंड होगा वो फाइनल टाइम होगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, फाइनल और इनिशियल। लेकिन अगर आपको किसी इंस्टेंट पे, मतलब आपका पार्टिकल यहाँ से जा रहा है ऐसे, और ये टोटल हो गया उसका पाथ कवर, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे आपको निकालनी है वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करते हो? इसका डेरिवेटिव लेते हो। ये पूरे पार्ट को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इतने पाथ के लिए हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब भी वही होता है, पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग हिस्सों में, और एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है उसका, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए डेल्टा टी क्या कंसीडर करो? 0 कंसीडर करो। ऑलरेडी 11th में मैंने ये बताया है, डेल्टा टी टेंस टू 0। तो इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये एवरेज के लिए लेंगे। और इंस्टेंटेनियस के लिए मतलब एट डेल्टा टी टेंस टू 0 के लिए, डेल्टा नियर अबाउट 0 है, नॉट अ 0, टेंस टू 0, एट पर्टिकुलर मोमेंट के लिए अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब डी थीटा बाय डी टी। तो अगर आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो आप फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप एवरेज निकालोगे। और अगर इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर मोमेंट के लिए पूछा है तो आप ये उसका डेरिवेटिव लेके वो फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो देखो ये जो मैंने बताया है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेती हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कैसे, देखो। लेकिन उसके पहले इसकी डेफिनेशन और डिटेल्स हम लोग लेते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी फिर? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि जैसे कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाला था बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, वैसे ही इसका डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मतलब कर्ल फिंगर्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और आउटस्ट्रेच थंब क्या डिनोट करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस के लिए जैसे मैंने आपको बोला डेरिवेटिव लेना है आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय डिवाइड बाय डी टी, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर निकालना है तो, और पूरे पाथ के लिए निकालना है तो एवरेज निकालना पड़ेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? देखो ऊपर थीटा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखा हमने रेडियन, और टाइम का सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रेडियन सेकेंड रेज टू -1, ऐसे लिखना है आपको। और डायमेंशन क्या आएगा? देखो नीचे टाइम है तो उसका T1 आएगा, ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। M नहीं है तो 0, L नहीं है 0, सिर्फ T है मतलब T-1 डायमेंशन आएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी का। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर। देखो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, इफ़
थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस 2, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स एंड एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। दोनों में डिफरेंस है देखो, मतलब एक पार्टिकल है ऐसे रोटेट हो रहा है, तो अगर 2 सेकेंड में उसने इतना पाथ कवर किया, फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड में उसने इतना पाथ कवर किया, तो उन्होंने पूछा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो 2 सेकेंड्स में कितनी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी निकालो एट दिस मोमेंट, मतलब 2 सेकेंड पे कितनी होगी। दोनों में डिफरेंस है। तो मुझे बोलो पहला जो है एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, मतलब इनिशियल से फाइनल, मतलब ऐसे हमें लेना है ये पूरे के लिए, मतलब हमें एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और एट 2 सेकेंड मतलब यहाँ पे एट दिस मोमेंट पे हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। तो देखो सबसे पहले उन्होंने थीटा दिया है 2t² प्लस 2, तो सबसे पहले उन्होंने क्या निकालने बोला है, ओमेगा इन 2 सेकेंड्स, मतलब ओमेगा इन 2 सेकेंड्स। दैट मीन्स हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, ओमेगा एवरेज निकालना है। तो बताओ ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब थीटा 2 माइनस 0 to 2 आएगा ना, 0 to 2 सेकेंड्स, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा 0 to 2 सेकेंड, मतलब थीटा 2 फाइनल क्या है 2 और इनिशियल है 0, तो थीटा 0 डिवाइड बाय T2 माइनस T0, तो यहाँ पे T2 माइनस T0 तो 2 ही आएगा। तो देखो थीटा 2 पहले निकाल लेते हैं। थीटा 2, थीटा का फॉर्मूला क्या है 2t² प्लस 2, यहाँ पे थीटा 2 मतलब टी की जगह पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 इंटू 2² प्लस 2, मतलब हमें मिलेगा 2² इज़ 4, 4 2 = 8, 8 प्लस 2 इज़ 10, मतलब थीटा हमें यहाँ पे मिलेगा 10 रेडियन। सिमिलरली थीटा 0 क्या मिलेगा, यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट किया, प्लस 2, 0 प्लस 2 हमें मिलेगा 2 रेडियन। तो देखो यहाँ पे थीटा 2 हमें मिला 10, थीटा 0 मिला 2, तो फॉर्मूले में डाल दो। थीटा 2 है 10 माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम कितना है, टोटल चेंज इन टाइम है 2, दैट इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, मतलब एवरेज वेलोसिटी हमें कितनी मिली, 4 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें मिली एवरेज वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स मिली। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी। तो ओमेगा एट 2 सेकेंड्स, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, देखो दैट मीन्स हमें निकालनी है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बताओ सब लोग, दैट इज डी थीटा बाय डी टी। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। सो दैट इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा का इक्वेशन है 2t² प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करो। पता है t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा और सिर्फ t² का डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो t² का और प्लस ये 2 का डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव इसका 0 मिलेगा। उसके लिए आपको फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे t² का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t, x⁻n का फॉर्मूला देखो 11th के सेकेंड चैप्टर में है। तो 2t प्लस ये हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4t। क्या, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा इंस्टेंटेनियस हमें मिला 4t। अब हमें निकालना है एट 2 सेकेंड पे, मतलब ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 4t एंड एट 2 सेकेंड्स पे वो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2, मतलब ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड। देखो हमें एवरेज मतलब 0 से लेके 2 तक ओमेगा एवरेज कितना मिला, इसके पहले हमने कैलकुलेट किया, दैट इज आई थिंक सो 4, राइट ना, लेट मी चेक। ओमेगा एवरेज हमें कितना मिला था, उसकी वैल्यू मिली थी 4 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी मिली
8 रेडियन पर सेकेंड। मतलब देखो इंस्टेंटेनियस एट दैट मोमेंट पे वेलोसिटी अलग है और पूरे पाथ में वेलोसिटी उसकी एवरेज वेलोसिटी हम लोग लेंगे। मतलब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही है इसलिए ये चेंज मिलेगी। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला लेंगे हम लोग। v इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने देखा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। लेकिन हमें पता है थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है एस डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग डाल देते हैं एस डिवाइड बाय आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे आर तो चेंज नहीं होगा तो आर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर में साइड में ले लेती हूँ इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और ये किसका फॉर्मूला है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वी का फॉर्मूला है। तो इसके जगह पे वी डाल दो तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन आर इंटू वी। तो आर को मैंने अगर इधर शिफ्ट किया तो मुझे मिलता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। देखो यहाँ पे हम लोग v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा बोल सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, देखो क्योंकि डायरेक्शन में ये जो फॉर्मूला है ये गलत है। सिर्फ स्केलर में ये फॉर्मूला करेक्ट है, और तो और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला गलत है। इसको मैं ऐसे बोल सकती क्योंकि देखो ये सर्कुलर मोशन में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये उसका लीनियर वेलोसिटी। अलोंग द टेंजेंट हम लोग क्या दिखाते हैं, लीनियर वेलोसिटी। याद रखो ये जो टेंजेंट है ना, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे जो है ये ऐसी उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर हम देखें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा ओमेगा बार और यहाँ पे है वी बार, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों तो डायरेक्शन चेंज है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू वेक्टर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेक्टर में ये गलत है, सिर्फ स्केलर में ये करेक्ट है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये करेक्ट है, लेकिन v बार करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज है। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है फिर उसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। एक्चुअली आपके बुक में डायरेक्टली उन्होंने ये रिलेशन दिया है, बट ये रिलेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं पूछे जाते, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पार्टिकल लीनियरली मूव हो रहा है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, एंगल ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो और सिर्फ v दिया रहेगा r दिया रहेगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं। तो ये रिलेशन हमें मिला ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। तो यहाँ पे हम एक चेंज करेंगे। देखो अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए है तो ये v अपॉन आर करेक्ट है, लेकिन अगर कोई दूसरी मोशन के लिए ले रहे, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है जो a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक जा रहा है, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक जा रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हम पार्टिकल को यहाँ से देख रहे हैं। तो पार्टिकल जब यहाँ पे था तो हम ऐसे देख रहे थे, जब पार्टिकल इधर जाएगा तो हम ऐसे देखेंगे, मतलब हमारी आंखें ऐसे मूव हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है हमारी आंखें। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो यहाँ पे तो जब सर्कल में होता है, सर्कुलर मोशन के लिए ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये रेडियस आ गई, इसमें एंगल बन गया, यहाँ पे कुछ एंगल बन गया। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं हुए, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें वही लीनियर वेलोसिटी लेनी है जो होती है परपेंडिकुलर, जैसे कि ये है, वही लीनियर वेलोसिटी लेनी है जो परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। कौन से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं,
एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे हम उसको रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, और फिर वो जो वेलोसिटी रहेगी परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो हम लोग लेते हैं यहाँ पे इस केस में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओमेगा का जो फॉर्मूला है रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी, वो हमेशा हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लोगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इसको हम एक न्यूमेरिकल का यूज़ करके समझेंगे। कैसे, देखो, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लगाना ज़रूरी है। और इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। आपने अगर वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी किया होगा तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आप वेक्टर प्रोडक्ट की वीडियो देखो, उसमें पता चल जाएगा। तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये रिलेशन भी अच्छा रहेगा और ये रिलेशन भी बेटर रहेगा। तो कौन सा रिलेशन हमेशा ट्रू है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो ये दोनों रिलेशन हमेशा ट्रू है। लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर सिर्फ ऐसा दिया है, परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है, ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, उसके लिए ही ट्रू है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल जा रहा है, कोई स्ट्रेट मोशन में पार्टिकल जा रहा है, और उसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन दिखाना है, तो आप इस फॉर्म में दिखाओगे या फिर इस फॉर्म में दिखाओगे। इस फॉर्म में वो दिखाना गलत होगा। ये सिर्फ किसके लिए दिखाओगे, सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए। बाकी दोनों के लिए आप ये कौन सा भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसके लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब नॉट ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हो या फिर रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हो या फिर कोई दूसरा और मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हो। तो किसी भी मोशन के लिए कौन सा रिलेशन ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो मैंने आपको बोला ये किसके लिए है, बस ये ऑप्शंस दिए, देखो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये किसके लिए, सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। वी बार इज इक्वल टू आर ओमेगा बार, ये तो रॉन्ग ही है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की चेंज है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये रॉन्ग है। ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, इट्स ट्रू, ऑलवेज ट्रू, देखा हमने, क्योंकि हम सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। और तीसरा वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, ये भी ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो ये दोनों हमेशा ट्रू रहेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए बस ये ट्रू रहेगा, ये तो किसी के लिए भी ट्रू नहीं है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का चेंज ही है। अगर यहाँ पे हम क्रॉस डालते हैं तो ये करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो ये दोनों उसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, आई नो, बट अगर ये क्वेश्चन मैं लूँगी तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बोला है, सपोज अ पार्टिकल इनिशियली इज एट ए, मतलब एक पार्टिकल है जो इनिशियली कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, एंड देन रीच टू बी, मतलब कहाँ पे गया वो, बी पॉइंट पे गया, विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी के साथ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और हम लोग इस पार्टिकल को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओ पॉइंट से यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर जितने डिस्टेंस पे है, ऐसे उन्होंने बोला है। फ्रॉम ए 4 मीटर जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो ओमेगा ए ओ निकालो और ओमेगा बी ओ निकालो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालो और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालो। मतलब पहले इनिशियली वो पार्टिकल यहाँ पे था तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, देखो वेलोसिटी, और ये आर है यहाँ पे हमारा, जैसे हम सर्कल में लेंगे इसको, हम ओ यहाँ पे है और आपका पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। ये वेलोसिटी ये मैंने यहाँ पे दिखाई, और ये रेडियस मतलब ये आर, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहा। देखो ये यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बना रहा है, अब ये परपेंडिकुलर है क्या, वेलोसिटी इधर जा रही है और ये इधर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है। कंडीशन क्या है अपनी,
ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे और एक चीज़ दी है, ये जो एंगल है ये उन्होंने 37 डिग्री दिया है। ये एंगल दिया है, आर दिया है और वी दिया है, और उसके ऊपर से हमें क्या निकालना है, ओमेगा और ओमेगा बी ओ निकालना है। ये दोनों निकालने हैं। तो कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इस वेलोसिटी को पता है ना आपको, ये रिजल्टेंट, इसको दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे दो कंपोनेंट में हम लोग इसको, ये कौन सा होता है, ये अगर आर है तो ये होगा आपका जो अलॉन्ग थीटा होता है वो होता है आर कॉस थीटा, और ये होता है आर साइन थीटा। तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये एक कंपोनेंट यहाँ पे हो गया ये हॉरिजॉन्टल, और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये दोनों 90 डिग्री एंगल में है। ये ऐसे देखो, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये वाला, और ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये वाला। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है ना, इस रेडियस को ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ रहा है। लेकिन पहले हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस एज आर हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे ये आर है, यहाँ पे ये आर है, तो पहले हम ये निकालेंगे। तो 37 के लिए देखो, वो ट्रायंगल रूल आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियोस देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल होता है, ये उन्होंने 90 डिग्री दिया है, ये जो एंगल दिया है ये होता है 37, ये होता है 53। तो ये इसका जो रूल है इसके हिसाब से ये 4, ये 3 और ये 5, ऐसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ का ये 3 बन गया, ये 3 मीटर बनेगा, ये 37, ये 53 बनेगा यहाँ पे, और ये 90 है क्योंकि, और ये आर कितना बनेगा फिर 5 मीटर। ये कैसे निकाला है आप वीडियो देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमेशा याद रखो, रट लो इसको, ये एंगल 37, ये 53 और ये 90। इस केस में हमेशा ये साइड होती है 5 मीटर, ये साइड होती है 3 मीटर और ये साइड होती है 4 मीटर। ये रट लो, इसको डायरेक्टली रट लो। तो ये कितना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बार यही एंगल दिया होता है। तो आर इज इक्वल टू है 5 मीटर, ये हो गया आपका 3 मीटर और ये हो गया आपका 4 मीटर। तो हमें ये लेना है। तो देखो यहाँ पे ये आर और ये वेलोसिटी, ये क्या होगी फिर वेलोसिटी, मुझे बोलो। ये 10 है, मतलब ये वेलोसिटी हमें मिलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मिलेगी, दैट इज़ 10 cos 37, क्योंकि ये एंगल होगा 37। ये अगर 53 है तो बचा हुआ कितना होगा 36, ये 90 है, ये टोटल 180 आना चाहिए ना, ये टोटल 180 आना चाहिए। तो ये 53, ये 90, तो 180 में से ये माइनस किया तो हमें मिलता है 37। तो ये 37 एंगल है। तो ये क्या होगा, मैंने आपको बोला आर कॉस थीटा, तो ये होगा आर कितना है यहाँ पे 10 और थीटा कितना है 37, तो ये होगा 10 cos 37, और ये कितना होगा आर साइन थीटा मतलब 10 साइन 37। तो हमें कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल है देखो। और हमारा फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे इस केस के लिए ओमेगा बी ओ के लिए हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा लेना है, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब 10 cos 37 ही लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले डायग्राम तो हमने निकाल लिया, सब वैल्यूज़ आपको पता है, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना बाकी है। तो सबसे पहली केस हम लोग सॉल्व करते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, ओमेगा ए ओ, मतलब देखो यहाँ पे इसके साथ ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, इसका कुछ कंपोनेंट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे वी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय आर, यहाँ पे ये आर लेना पड़ेगा, दैट इज़ 4, दैट इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4 हम लोग लेंगे 2.5 रेडियन
पर सेकेंड, ये हमें ओमेगा AO मिला। और सेकेंड जो है उन्होंने बोला है ओमेगा BO निकालो। अब ओमेगा BO के लिए आप ये नहीं लोगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखो ये 37 और ये 90, ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है, हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए। V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय R, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम कौन सा लेंगे, 10 cos 37, तो यहाँ पे आएगा 10 cos 37 डिवाइड बाय R। R क्या लोगे यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, तो 10 cos 37 मतलब 10 इंटू cos 37। cos 37 क्या होता है, सो का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड यहाँ पे कौन सी है, 4 मीटर, मतलब ये भी 4 मीटर ही आएगी। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, 4 मीटर, और हाइपोटेनस से 5 मतलब 4/5। तो cos 37 आएगा अपना 4/5। एडजेसेंट साइड 37, उसकी ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस, और डिवाइड बाय ये 5 आएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आंसर, देखो ये होगा 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइड बाय 5, मतलब ओमेगा BO हमें कितना मिला, दैट इज़ इक्वल टू, इसको 8 डिवाइड बाई 5 बन जाएगा आपका 1.6 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें मिला। देखो इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये है इसकी लीनियर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। देखो लीनियर वेलोसिटी 10 है, आगे भी 10 ही रहेगी। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी देखो यहाँ पे थी 2.5, यहाँ पे बन गई 1.6, मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी। अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है बट एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस केस में लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें 2 और इसमें 1.6, मतलब डिक्रीज हो रही है। सो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये दोनों में रिलेशन है। तो बच्चों आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, अच्छे से पढ़ाई करो। आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट डालो। तो आज के नोट्स कॉपी कर लो। देखो कल मैंने ये दिया था पेज नंबर 2 के ये नोट्स स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से। ये है पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इसका कोई पार्ट बाकी है लेकिन हो जाएगा, आप नोट्स कंप्लीट करो। पेज नंबर 5, 6, 7, पेज नंबर 8। इसमें मैंने ये न्यूमेरिकल दिया है, देखो ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगी इसका आंसर। तो सभी स्क्रीनशॉट निकालिए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का टॉपिक थोड़ा टफ है, आई थिंक मुझे थोड़ा डाउट है आपको समझ में आता है कि नहीं, वैसे कमेंट करो। नहीं समझ में आता है तो मैं थोड़ा और इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।